हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग प्लेटो की रचनाएं आज देखते हैं। जो हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह चलता रहेगा और जो हमारा संवैधानिक विकास है वो भी चलता रहेगा। हम लोग हफ्ते में दो दो दिन करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम जो है इसमें देखेंगे प्लेटो की रचनाएं। चलिए देखते हैं प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की रचनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग। प्लेटो की रचनाएं, ठीक है। चलिए, प्लेटो ग्रंथों की लगभग संख्या 36 से 38 मानी जाती है। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 36 या 38। 36 या 38 ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी कितने ग्रंथ माने जाते हैं? प्लेटो के ग्रंथों की संख्या लगभग 36 से 38 मानी जाती है, लेकिन इनके ग्रंथों की प्रमाणिक संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी मानी जाती है? 28 है। कितनी है? प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या प्लेटो की कितनी है? 28 है। लगभग इनके ग्रंथों की संख्या जो है 36 से 38 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ जो है इनके माने जाते हैं कितने? 28 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने? 28 ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? प्लेटो के। प्लेटो महोदय के जो है प्रमाणिक ग्रंथ 28 माने जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख ग्रंथ इनके जो हैं, जो प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपालाजी, आपालाजी क्रीटो, आपालाजी क्रीटो, यूथिफ्रो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस मीनो, जॉर्जियस मीनो, प्रोटागोरस, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, लाज। कौन कौन सी इनकी पुस्तक है? इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? प्रमुख पुस्तकें जो है इनके ग्रंथों की संख्या लगभग 36 से 38 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ 28 माने जाते हैं। प्रमुख ग्रंथों में जो है आते हैं आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्रो, जॉर्जियस मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फीडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटसमैन और कौन सी? लाज आती है। कौन सी आती है? लाज आती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों का या ग्रंथों का नाम है आपालाजी। कौन सी? आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्रो, आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्रो, जॉर्जियस मीनो, प्रोटागोरस, जॉर्जियस मीनो, प्रोटागोरस, सेम्पोजियम, 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 फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, लाज। इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। किसकी? प्लेटो महोदय की। कोई भी एग्जाम देंगे अगर जो है प्लेटो की पुस्तकों का नाम पूछा गया तो इसी में से पूछा जाएगा। आपालाजी, क्रीटो, यूथोफी, जॉर्जियस मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटसमैन और कौन सा ग्रंथ है? लाज। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो प्लेटो के ग्रंथ हैं उनको जो है रचना काल की दृष्टि से, किस दृष्टि से? रचना काल की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए पहला वर्ग हम लोग देखते हैं। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग जो है इनका, पहला वर्ग, पहला वर्ग में कौन कौन सी पुस्तकें आएंगी? पहले वर्ग में आएंगी आपालाजी। अगर पूछा गया कि प्लेटो की पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है या इनके ग्रंथों को कितने वर्गों में, रचना काल की दृष्टि से अगर पूछा गया रचना काल की दृष्टि से प्लेटो के ग्रंथों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग के अंतर्गत इनकी जो ग्रंथ आते हैं वो है आपालाजी, आपालाजी, क्रीटो, यूथो,
वर्ग है। रचना काल की दृष्टि से जो पहला वर्ग आता है उसमें 3 पुस्तकों का नाम आता है, आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्री। कौन कौन से? आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्री। और इसमें क्या है, प्रथम की विशेषता क्या है, यह सुकरात के विचारों की अभिव्यक्त करता है। प्लेटो जो है अपने विचारों के माध्यम से जो सुकरात के विचार थे उन्हीं के विचारों को अपने ग्रंथों में क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। किसमें किसमें? आपालाजी में, क्रीटो में, यूथोफ्रो में। यूथोफ्रो में प्लेटो महोदय ने जो सुकरात के विचार थे उनसे संबंधित विचारों को अपनी पुस्तकों में क्या किया है, स्थान दिया है। अपनी पुस्तकों में स्थान दिया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जो है प्लेटो के कौन सी ऐसी पुस्तक है या कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो सुकरात से संबंधित हैं, तो कौन सी पुस्तक है? आपालाजी का नाम या तो दिया रहेगा, या तो क्रीटो का, या तो यूथोफ्रो, या तो यूथोफ्रो। 3 नाम है, या तो आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्रो, जो सुकरात से संबंधित है और यह रचना काल की दृष्टि से पहला वर्ग है। आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ग हम लोग देखते हैं। दूसरे वर्ग में आता है प्रोटागोरस। कौन सी पुस्तक आएगी? प्रोटागोरस, रिपब्लिक और कौन सी? सिंपोजियम। प्रोटागोरस, दूसरा वर्ग कौन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? प्रोटागोरस, सिंपोजियम और रिपब्लिक। कौन सी है? कौन सी है? प्रोटागोरस, रिपब्लिक और सिंपोजियम, जो दूसरे वर्ग के क्या है, ग्रंथ हैं। रचना काल की दृष्टि से दूसरे वर्ग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रोटागोरस, रिपब्लिक, सिंपोजियम। प्रोटागोरस, रिपब्लिक, सिंपोजियम जो है यह प्लेटो के दूसरे वर्ग के ग्रंथ हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्लेटो के विचार से संबंधित है। यह प्लेटो के विचार से संबंधित है। कौन कौन सी पुस्तक है? प्रोटागोरस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, जिसमें प्लेटो ने जो है अपना विचार व्यक्त किया है। किसका विचार व्यक्त किया है? अपना विचार व्यक्त किया है। यह प्लेटो के स्वयं से संबंधित है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके विचारों से संबंधित है, मतलब प्लेटो के विचारों से संबंधित है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा वर्ग देखते हैं। तीसरा वर्ग हम लोग देखते हैं। तीसरे वर्ग में कौन कौन सी पुस्तक आएंगी? सोफिस्ट आएगी, स्टेटसमैन। सोफिस्ट और स्टेटसमैन जो है तीसरे वर्ग ग्रंथ की पुस्तक है। रचना काल की दृष्टि से जो प्लेटो का तीसरा वर्ग आता है उसमें उनकी पुस्तक आती है सोफिस्ट और स्टेटसमैन। कौन सी आती है? सोफिस्ट और स्टेटसमैन। इसकी क्या प्रमुख विशेषता है? संवाद। इसमें क्या है? संवाद आते हैं जिनका संबंध दर्शन अधिक द्वंद्वात्मक से है। जिनका संबंध किससे है? दर्शन से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है। किसका? तीसरे वर्ग की जो इनकी पुस्तक है सोफिस्ट और स्टेटसमैन में इन्होंने क्या किया है? दर्शन का अधिक चित्रण किया है या रचना की है। कौन से? तीसरे वर्ग में। तीसरा वर्ग किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। और किस शैली में लिखा गया? संवाद शैली या द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे। चौथा वर्ग हम लोग देखते हैं, लाज। चौथे वर्ग में इनकी एक पुस्तक का नाम आता है लाज। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलत मत करिएगा। लाज जो है प्लेटो के चौथे वर्ग में आती है। चौथे वर्ग में आती है। रचना काल की दृष्टि से जो 4 वर्गों में विभाजित किया, अंतिम वर्ग में लाज पुस्तक आती है। और लाज पुस्तक की विशेषता क्या है? इसको जो है प्लेटो ने अपनी वृद्धा अवस्था में लिखी। अपनी वृद्धा अवस्था में प्लेटो ने किस पुस्तक को लिखी? तो उसका नाम लाज है। क्या है? उसका नाम लाज है। यह पुस्तक जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है
उसके 1 साल बाद जो है क्या होती है, प्रकाशित होती है। लाज पुस्तक जो है प्लेटो के मृत्यु के 1 साल बाद जो है प्रकाशित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी पुस्तक है जो प्लेटो के मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है, तो लाज है। कौन सी ऐसी पुस्तक है जो प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था में लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, लाज है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का नाम भी आप लोगों को याद हो गया होगा। आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्री, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, लाज। रचना काल की दृष्टि से प्लेटो के ग्रंथों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग में आती है पुस्तक आपालाजी, क्रीटो, यूथोफ्री, और दूसरे में आती है जो पहले की विशेषता है कि यह सुकरात के विचारों की अभिव्यक्ति है, और दूसरे में जो आती है प्रोटागोरस, रिपब्लिक, सिंपोजियम, यह जो है प्लेटो के स्वयं के विचार से संबंधित है। और तीसरा वर्ग जो आता है उसकी पुस्तक है सोफिस्ट और स्टेटसमैन। इसमें जो है 3 वर्ग, तीसरे वर्ग में संवाद आते हैं जिनका संबंध जो है दर्शन से अधिक है, मतलब यह दर्शन शास्त्र से संबंधित है, प्लेटो के दर्शन के सिद्धांत से संबंधित है। और चौथा जो वर्ग आता है, इनकी एक पुस्तक का नाम आता है लाज आता है। इसको जो है प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था में लिखी, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके 1 साल बाद यह प्रकाशित होती है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की चिंतन पद्धति देखते हैं। प्लेटो की चिंतन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की चिंतन पद्धति, प्लेटो की चिंतन पद्धति, ठीक है। प्लेटो की चिंतन पद्धति हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्लेटो की चिंतन पद्धति। पहला है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति को हम संवाद पद्धति के नाम से भी जानते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति या संवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्लेटो की कौन सी चिंतन पद्धति है। द्वंद्वात्मक पद्धति तो पूछा जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगी भी। द्वंद्वात्मक पद्धति, प्लेटो की पहली पद्धति द्वंद्वात्मक या संवाद पद्धति, द्वंद्वात्मक या संवाद पद्धति, जिसको इन्होंने अरस्तु से ग्रहण किया था। आगे अभी मैं पढ़ाऊंगी विस्तृत। इसके बाद दूसरी इनकी जो पद्धति थी उसका नाम है विश्लेषणात्मक पद्धति। दूसरी पद्धति का क्या नाम है, विश्लेषणात्मक पद्धति। तीसरी जो है स्वउद्देश्यात्मक पद्धति, स्वउद्देश्यात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, सदृश्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। 6 पद्धतियों का प्रमुख रूप से जो है प्लेटो ने प्रयोग किया था। 6 पद्धतियों में कौन सी पहली पद्धति है, द्वंद्वात्मक या संवाद पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, स्वउद्देश्यात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति और सदृश्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का जो है प्लेटो ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। इन पद्धतियों का प्रयोग ने प्लेटो ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे उसमें जो है इन पद्धतियों का प्रयोग किया था प्रमुख रूप से। संवाद या वार्तालाप शैली, संवाद या वार्तालाप शैली हम किसे कहेंगे? अगर पूछा गया द्वंद्वात्मक पद्धति या संवाद पद्धति को आप लोग जो है परिभाषित करिए, तो आप कैसे करेंगे? संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति जो शैली है लिखे हुए होने के कारण जो है इसे क्या कहा गया? संवाद कहा गया। लिखे हुए होने के कारण संवाद कहा गया। जैसे 2-4 लोग बैठे हों, आपस में क्या कर रहे हो? तर्क वितर्क कर रहे हो। तर्क वितर्क के माध्यम से जब कोई सही रास्ता निकल जाता है तो उसे क्या कहेंगे? संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति क्यों कहेंगे? द्वंद्व मीन्स लड़ाई,
जब कई लोग ग्रुप में बैठे हों, किसी चीज पे, एक चीज पे डिस्कशन हो रहा हो और वो अपना मत दे रहे हैं, वो अपना मत दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व होता है। और जब चार लोगों में द्वंद्व होता है, द्वंद्व के माध्यम से या तर्क वितर्क के माध्यम से जब किसी चीज पे विचार किया जाता है तो सबका मत एक पे एक हो जाता है, और जब वही सही रास्ता, एक निष्कर्ष मिल जाता है, एक निष्कर्ष, अच्छा निष्कर्ष मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है। जो प्लेटो के गुरु सुकरात थे, उनकी जो पद्धति है वह संवाद शैली है। उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, सारे ग्रंथ जो है संवाद शैली में लिखे हैं। अपने शिष्यों को बैठाकर उनसे बातचीत करते थे और उनके शिष्य जो है वही चीज लिखते गए, प्लेटो की बातों को, वही उनकी क्या बन गई, ग्रंथ बन गए। तो ऐसे प्लेटो ने जो है स्टार्टिंग में अपने गुरु से प्रभावित होकर उन्होंने संवाद शैली में अपने ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। इसमें प्रश्न उत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, तर्क वितर्क के माध्यम से किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। जैसे 3-4 लोग बैठे हैं, किसी बात पे क्या हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है। जब उसी तर्क वितर्क के माध्यम से किसी चीज की खोज हो जाती है या अन्वेषण कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्वात्मक शैली या संवाद शैली। आप लोग समझ गए होंगे। इस पद्धति को जो है प्लेटो ने किससे ग्रहण किया था, अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, प्लेटो ने उसे किससे ग्रहण किया था, तो किससे ग्रहण किया था, सुकरात से किए थे। सुकरात कौन थे, प्लेटो के गुरु थे। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग, जो प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, उसके जो है उनको 3 उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। कितने उद्देश्य की, 3 उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। पहला उद्देश्य क्या था, सत्य का अन्वेषण करना। क्या था उनका, क्या उद्देश्य था इस शैली का प्रयोग करने के लिए, शैली का प्रयोग इसलिए उन्होंने किया कि जिससे उन्हें सत्य का अन्वेषण हेतु, किसने, सत्य के अन्वेषण हेतु, सत्य की अभिव्यक्ति हेतु, सत्य की परिभाषा हेतु 3 उद्देश्य उसके थे। सत्य का अन्वेषण, सत्य की अभिव्यक्ति, सत्य की परिभाषा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जो है संवाद या द्वंद्वात्मक वार्तालाप आप समझ गए होंगे। लिखे हुए होने के कारण इसे संवाद कहा गया, और इसमें प्रश्न उत्तर एवं तर्क वितर्क के माध्यम से किसी सत्य की खोज की जाती है। इसी को द्वंद्वात्मक या संवाद शैली कहते हैं। प्लेटो जो है इसको अपने गुरु सुकरात से ग्रहण करते हैं, और इस शैली का प्रयोग जो है प्लेटो ने 3 उद्देश्य के लिए किया था। नंबर 1 जो है सत्य का अन्वेषण करने के लिए, सत्य की अभिव्यक्ति करने के लिए, और सत्य की परिभाषा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए विश्लेषणात्मक पद्धति देखते हैं। कौन सी पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति को हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर उनका पृथक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे कोई वस्तु हो तो वस्तु को क्या किया जाता है, मौलिक तत्व को, उसके मौलिक तत्व को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है, अब इसको पूरे, जैसे आंख का अलग अध्ययन करें और जो है ये सिर का अलग अध्ययन करें, हाथ का अलग अध्ययन करें, इसके मौलिक जो है स्वरूप को क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। और जब विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाएगा तो उसको किस पद्धति के नाम से जाना जाएगा, विश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से जाना जाएगा। तो अरस्तु ने क्या किया था, किसी भी तत्व को उठा के क्या किए, उसको विभाजित कर दिए और बारी बारी से उसका अध्ययन करके सत्य की खोज करना था। तो इस कौन सी पद्धति थी, विश्लेषणात्मक पद्धति। किसी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर उनका पृथक अध्ययन किया जाता है, जिससे उन तत्वों से निर्मित संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो सके। इस पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताए।
एक बार फिर से समझाती हूँ। विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है? किसी तत्व के मूल भागों को विभाजित करके जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे विश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी तत्व को या किसी वस्तु को मौलिक रूप से विभाजित कर देंगे तो बारी बारी से जब सारे पार्टों का अध्ययन करेंगे हम, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें वस्तु का क्या हो जाएगा? पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। जैसे हमने जो है अपने बॉडी के पूरे अंग को विभाजित कर दिए और फिर बारी बारी से सबका अध्ययन किए, जब पूरी बॉडी का जो है पूरा अध्ययन कंप्लीट हो जाता है तब हमें शरीर का पूरा ज्ञान हो जाता है। यही क्या है? विश्लेषणात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग करके प्लेटो ने जो है आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताए। कितने? आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताए। किस पद्धति का प्रयोग करके आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताते हैं प्लेटो? क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेटो ने कौन सी पद्धति का जो है प्रयोग करके आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताए थे? तो कौन सी पद्धति थी? विश्लेषणात्मक पद्धति थी। इसमें 3 तत्व कौन कौन से हैं? विवेक, साहस और क्षुधा। आगे पढ़ाऊंगी मैं। विवेक, साहस और क्षुधा, आत्मा के 3 निर्माणकारी तत्व बताए विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करके। पहला कौन सा है? विवेक, साहस, हिम्मत या क्षुधा, भूख। क्षुधा मीन्स भूख। ठीक है, 3 तत्व बताए और इसका किसी व्यक्ति के स्वभाव का भी निर्धारण किया। इस पद्धति से किसी व्यक्ति के स्वभाव का भी निर्धारण हो जाता है। किसी व्यक्ति के स्वभाव का भी निर्धारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि किस पद्धति का प्रयोग करके जो है प्लेटो ने मानव के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो कौन सी पद्धति का प्रयोग करके? विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है प्लेटो ने मानव स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। समझ गए होंगे आप। इन्हीं के आधार पर राज्य के निर्माणकारी वर्गों को 3 भागों में बांटा। इन्हीं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है राज्य के निर्माणकारी तत्वों को 3 भागों में बांटा। पहला दार्शनिक राजा, दूसरा सैनिक, तीसरा उत्पादक वर्ग। पहले इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग करके आत्मा के 3 तत्व बताए। पहला जो है विवेक, साहस और क्षुधा। फिर राज्य के निर्माण इन्हीं दार्शनिक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है राज्य के 3 निर्माणकारी तत्व बताए। पहला दार्शनिक राजा, दूसरा सैनिक, तीसरा उत्पादक वर्ग। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।